नमस्कार, मैं हूं अशोक। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल रोनी सैदपुर में आज पास ही के बगाही सरकारी विद्यालय से कुछ बच्चे भ्रमण के लिए आए थे। यह उनके लिए शैक्षणिक टूर था। शुरुआत हमने अपने प्रार्थना सभा से की। बच्चों को यह बताया कि किस तरह हम लोग प्रतिदिन एकता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम उन्हें अपने दिनकर ऑडिटोरियम ले गए, जहाँ पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और अन्य गतिविधियाँ होती हैं। वहाँ पर बच्चों ने साउंड सिस्टम, बैठने की व्यवस्था और स्टेज की सजावट को देखा। इसके बाद हम उन्हें लाइब्रेरी ले गए। बच्चों ने बड़े उत्सुकता से अलग अलग विषयों और अलग अलग लेखकों की पुस्तकों को देखा। लाइब्रेरी दिखाने के बाद हम उन्हें विज्ञान की तीनों प्रयोगशालाओं को दिखाने ले गए। बायोलॉजी की प्रयोगशाला में मिस तनु ने उन्हें माइक्रोस्कोप के विभिन्न पार्ट्स के बारे में बताया और कुछ स्लाइड्स पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी दिखाने का प्रयास किया। रसायन की प्रयोगशाला में मिस तनु ने कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया करके समझाया बच्चों को, और फिजिक्स की प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में मैंने बताया। तत्पश्चात हम उन्हें डांस और स्केटिंग कक्ष ले गए, जहां रेमो टाइगर ने उन्हें कुछ नृत्य के स्टेप्स सिखाए। ऐसी शैक्षणिक भ्रमण न केवल ज्ञान बढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों के अंदर नई ऊर्जा और सीखने की प्रेरणा भी जगाते हैं। धन्यवाद।
बोलना चाहिए कि हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं ने हमें इस गुलामी के जंजीरों से आज़ाद होने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 23 मार्च एक ऐसा दिन है जब सन 1931 को भारत के 3 वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी के फंदों पर लटकाया गया था। उन्होंने फांसी के फंदों पर झूलना मंजूर किया, लेकिन उस अंग्रेजी हुकूमत में आगे गुलामी कतई मंजूर नहीं थी। उनको अपने देश को किसी भी हालत में झुकने नहीं देना था, चाहे इसके लिए उनके प्राण ही क्यों न चले जाए। भगत सिंह में देशभक्ति की भावना बाल्यकाल से ही थी। उनके बारे में ये काफी प्रचलित है कि एक बार जब उन्होंने अपने पिताजी को बीज बोते देखा तो उन्होंने सवाल किया कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। उत्तर मिला कि इसी बीज से कल यहाँ फसल उत्पन्न होगी और इस एक बीज से हजारों बीज प्राप्त होंगी। अगले ही दिन पिताजी ने पाया कि भगत बीज बो रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? भगत ने बोला कि मैं बंदूक बो रहा हूँ। इस एक बंदूक से कल को हजारों बंदूक उत्पन्न होंगी और उनसे मैं अंग्रेजों का इस्तेमाल करूंगा और इस देश से उन्हें बाहर निकालूंगा। ये जज्बा, ये हौसला, ये देशभक्ति भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंदर बचपन से ही थी। वो कहते हैं ना कि वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। जिस उम्र में नौजवान स्वयं के बारे में सोचते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, उन तीनों नौजवानों ने अपने बारे में ना सोचकर समाज के बारे में सोचा और इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी गई। कहते हैं कि जब किसी वीर की मृत्यु होती है तो वो 2 बार होती है। पहली बार तब जब वो अपने प्राणों की आहुति देता है और दूसरी बार तब जब उसके समाज के लोग, उसके देश के लोग उसकी आहुति को, उसके बलिदान को याद नहीं करते, उसको स्मरण नहीं करते। इसलिए 23 मार्च को हम उन्हें याद करें और केवल याद नहीं बल्कि उनसे यह सीख लें कि हमारे देश और समाज सर्वोपरि है। जब देश की बात आती है तो बाकी सारी बातें बाद की हो जाती हैं और देश प्राथमिकता पर आ जाता है, वह सर्वोपरि हो जाता है। अगर ये दिन हम उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति ईमानदारी से करनी होगी। जो भी हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उन्हें हम ईमानदारी से निभाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे और जो युवा वर्ग है उसको अपने कदम लड़खड़ाने से रोकना होगा, अपने मजबूत कदमों से आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने देश को और ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगी कि मौत कितने रंग बदले, ढंग बदले, तर्ज बदले, कि मौत कितने रंग बदले, ढंग बदले, तर्ज बदले, जब तक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे। तुम नहीं थे व्यक्ति, तुम आज़ादी के कारवां थे, प्यार के तुम पासा थे, अल्प के तुम रहनुमा थे। यह हकीकत है न भ्रम है, यही हकीकत है न भ्रम है। हम तुम्हें मरने न देंगे, हम तुम्हें मरने न देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक स्कीम चलाई जाती है ट्विनिंग को, तो जानते हैं ट्विनिंग क्या होता है? ट्विनिंग नहीं जानते हैं? ट्विनिंग का मतलब क्या होगा? जोड़ने के सेंस में होता है, 2 के सेंस में होता है। तो एक्चुअली ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स का मतलब ये हो गया कि 2 जगह का स्कूल या फिर 2 तरह के स्कूल, लाइक हम लोग बोलते हैं कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, अभी हमारा प्राइवेट स्कूल है, या फिर 2 अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले स्कूल, लाइक रूरल एरिया से कोई स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र का, या कोई शहरी स्कूल है। तो इन सब के बच्चों को एक साथ लाना, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लाना और उनसे आपस में बातों को शेयर करना, उनके बीच के जो, उनके अंदर जो छुपा हुआ व्यक्तित्व होता है, उनके अंदर जो छुपा हुआ प्रभाव होता है या फिर बहुत सारे गुण होते हैं, उनको बाहर लाना, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है हमें। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा यह एक स्कीम चलाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्विनिंग ऑफ स्कूल। तो इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है पीयर टू पीयर लर्निंग, मतलब एक दूसरे से सीखना, एक साथ आकर सीखना और एक दूसरे से कुछ सिखा के जाना। जैसे आप जानते होंगे, हमारे इंडिया की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हम लोग सुनते हैं महापुरुष के बारे में। महापुरुष जानते हो किन्हें बोलते हैं? महापुरुष फ्रीडम फाइटर, और बस फ्रीडम फाइटर को ही हम लोग महापुरुष बोलते हैं क्या? ग्रेट पर्सन्स। भारत के लिए कुछ
जो भारत के लिए कोई अच्छा किया हो, मतलब हम ये बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, सचिन तेंदुलकर को तो महापुरुष बोलते हो या नहीं? ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी बोलते हो? क्या बस हम लोग ऐसा है कि जो फ्रीडम फाइटर है उन्हीं को बोलते हैं? क्या ऐसा है कि जो बस खेलते हैं उन्हीं को बोलते हैं? क्या ऐसा है जो बस अच्छा ऐसा नहीं है क्या अमिताभ बच्चन को भी हम लोग ग्रेट पर्सन में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन अगर अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे पोजीशन पे आ जाते हैं, मतलब कि वो अपने कला को इस लेवल तक निखार लेते हैं कि वो देश में या देश का नाम रोशन करते हैं, तो हम उसे ग्रेट पर्सनालिटी भी कहते हैं। जैसे आप लोग बोले फ्रीडम फाइटर, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर देश के प्रति एक ऐसा जज्बा था जिसको लेकर आज हम लोग उनको जानते हैं। अगर हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, तो वो एक्टिंग क्षेत्र में ही उनको पता था कि मेरे अंदर एक्टिंग की कला है, तो वो पढ़ाई के ऊपर नहीं अपना फोकस रखे, वो खेलने के ऊपर अपना फोकस नहीं रखे, वो अपने आप को उसी क्षेत्र में आगे ले गए थे। अगर आप बताइए कि जब सचिन तेंदुलकर के माता पिता ने कभी उनको फोर्स किया होता कि आप पढ़ो, कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या कभी सचिन तेंदुलकर डॉक्टर बन जाते? अगर बनते भी पैसा के दम पे या किसी अदर मेथड से, क्या वो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनते? नहीं बनते। तो आज वो जो जिस पोजीशन पे है, वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट, उनका पैशन और उनकी जो उसको पाने के लिए जो उनका अंदर का जज्बा था, जुनून था, वो उनको वहां लेकर गया है। तो यहाँ आने के पीछे का हम मेन मकसद जो है, एक तो हमारा हो गया कि हम एक दूसरे से सीखे। हमारे स्कूल के बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे, आप हम लोगों से कुछ सीखोगे, तो हम एक दूसरे से सीखकर और वो सब कुछ कर सकेंगे जो कि हमारे देश के लिए जरूरत है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे स्कूल में या हमारे बच्चे बड़े होते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और मैक्सिमम आप देखते हो कि कहाँ है, तो यूएस में है, किसी अदर कंट्री में सर्व कर रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं अगर हमारे देश के बेस्ट माइंड्स जो हैं वो कहीं और जाके बस जाएंगे, कहीं और रहेंगे, तो हमारे देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ये एक जगह आकर एक साथ मिलकर बैठकर बातें करके आगे बढ़कर हम अपने देश को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। इसलिए इसका मेन पर्पस है कि हम लोग आपस में मिलकर एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू, क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू क्रिटिकली हम लोग सोचें, इनोवेट करें और अपने एफर्ट्स के थ्रू हम अपने देश को आगे लेकर जा सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर है कि हम लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं। तो आज का जो ये पर्पस है ट्विनिंग ऑफ स्कूल का, वो मुझे पता है कि आप लोग को पता चल गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे एक कोटेशन है हेलेन किलर के द्वारा। हेलेन किलर को जानते हो आप लोग? कौन थी वो? कौन? ब्लाइंडनेस वुमेन। और क्या थी वो? मतलब ऐसा कुछ राइटर थी। चलो, तो उनके द्वारा ये कोटेशन है कि अलोन वी कैन डू लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। मतलब अगर हम लोग अकेले कोई बात काम करते हैं तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब करते हैं लेकिन थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का साथ मिल जाता है और हम लोग साथ आ जाते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग गाँव देहात में सुनते होंगे, कहावत में कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ऐसा कुछ होता है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अकेले होते हैं तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हमारे अंदर पोटेंशियल हो फिर भी हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि एक लकड़ी अगर है तो वो बहुत टूट जाएगा, लेकिन अगर उसी पतली पतली लकड़ी का अगर हम गट्ठर बना देते हैं तो क्या वो जल्दी टूटता है क्या? नहीं। तो यहाँ मेन मकसद हमारा यही है कि 2 स्कूल 3 स्कूल सब एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग आगे बढ़े, अपने देश समाज को विकास के राह पर लेके चले। ठीक है, तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले, चूंकि हमारे विद्यालय में एक दूसरे स्कूल के भी बच्चे आए हैं, तो सबसे पहले हमारे विद्यालय की कुछ लड़कियां हैं जो एक सॉन्ग प्रिपेयर करी हुई है, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग को ही दर्शाता है कि हम सब मिलकर अगर एक नए पथ पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश का विकास होगा, हम उज्जवल भविष्य की रचना करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी अपने विद्यालय की उन लड़कियों को जो आएंगी यहाँ पे और आप लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगी। सो प्लीज वेलकम प्रियांशी एंड ब्रो।
ध्यान हो सके, एक नया समय हम लोग ला सके। तो इसी के साथ मैं बस थोड़ी देर के लिए आप लोगों में से ही किसी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। जो नए बच्चे हमारे यहाँ अभी आए हैं, उनमें से अगर उनके अंदर ये इच्छा है कि वो आकर कोई इधर सॉन्ग या फिर कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो प्लीज वेलकम। क्या आप में से कोई आना चाहेंगे? क्योंकि हमारे विद्यालय के टीम ने तो गा दिया, तो आपकी भी होनी चाहिए कि आप यहाँ पे आकर कुछ प्रस्तुत करें। अगर आप लोगों में, क्योंकि हमको नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है, आप में से कौन है जो कोई चीज परफॉर्म कर सकते हो, तो अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि अगला हम अगर बात करें तो मुझे एक चीज जानना है आप लोगों से, जो हमारे विद्यालय में अभी आए हैं, कि कल रात तक जब आपको पता होगा कि यहाँ आने वाले हैं आप, तो आपके मन में क्या क्या बातें चल रही थी? आप कैसा फील कर रहे थे, या अभी यहाँ आकर आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे कुछ नया सीखने के लिए, या फिर ऐसे ही कि बस स्कूल जाना है, घूमना है, या स्कूल की तरफ से मजबूरी थी? मुझे जानना है आप लोग में से किसी एक बच्चे, कोई भी एक बच्चे जो उठकर बता सकते हैं। देखिए, आप फ्रीली यहाँ पे बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बोला ही गया है, ये इसका मकसद यही है कि आप लोग भी कुछ सीखे, आप लोग भी बोलना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि आप कहीं भी जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। कोई भी एक बच्चा? देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, सबसे पहले सुप्रभात आप सभी को। मैं इस विद्यालय में संगीत शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के रूप में हूँ। एक संगीत शिक्षक के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो मेरे विद्यालय के छात्र हों, चाहे आप सरकारी स्कूल से आए हुए छात्र हों, संगीत एक ऐसी कला है जो कि हर एक व्यक्ति में, हर एक आदमी गुनगुनाता जरूर है। आप में भी वो क्षमता है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर के झिझक को दूर हटा दीजिए। आप जब तक इस विद्यालय के परिवेश में हैं, आप ये समझिए कि आप इस विद्यालय के छात्र हैं। ये मनोभावना जब आ जाएगी तो आप हम लोगों के साथ एकदम घुल मिल जाएंगे और अपने विचारों को एकदम स्वतंत्र रूप से बेझिझक आप यहाँ पे शेयर कर पाइए। चलिए, आज जब हम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और रात में सर बोले थे कि जाना है ज्ञान भारती स्कूल में, तो हम रात में कुछ सोचे थे कि कैसे जाएंगे वहाँ पर, कैसे रहेंगे, कुछ सीखेंगे वहाँ पर और कुछ नई बातें पता चलेगी और हम लोग कुछ वहाँ पर सीख कर आएंगे, तो कुछ यहीं पर भी हम लोग कुछ करेंगे और कुछ नई सर सबसे देखें। क्या कुछ नया अभी तक सीखे हैं, अभी तक कुछ देखे हैं ऐसा नया जो जी, क्या? यहीं पर कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, अच्छी व्यवस्था, डिसिप्लिन सब बच्चे मेंटेन करते हैं, हम भी डिसिप्लिन मेंटेन करें। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये इनके मन में चल रहा था कल रात से कि नए स्कूल में, वैसे तो हम बच्चे हैं, तो बच्चे के मन में बस यही है कि नया स्कूल में जाएंगे, नई जगह जाना है, देखेंगे वहाँ पे, तो इनके मन में भी था कि कल जाके कुछ नया देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हो जाती है कि नया देखने के बाद आप क्या सीखते हो और अपने अंदर क्या परिवर्तन लाते हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी सुने होंगे महात्मा बुद्ध का नाम। आप में से कितने हैं जो महात्मा बुद्ध को जानते हैं? महात्मा बुद्ध को जानते हैं? उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मतलब वो पहले से सिद्धार्थ थे, बाद में जाकर वो बुद्ध बने थे। तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो जर्नी थी, क्या वो इतना आसान था? नहीं। मतलब कि उससे पहले आपने ऐसा कहानी सुना होगा कि पहले सिद्धार्थ थे और उनके और बहुत सारी चीजें थी जो उसको उनकी लाइफ को परिवर्तित किया था, कि वो जब बाहर जा रहे थे एक बार भ्रमण पे, तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लाइक कि एक बार कोई मृत व्यक्ति को देखते हैं, किसी बीमार को देखते हैं,
हमसे पहले किसी ने नहीं देखा होगा क्या? देखा होगा, लेकिन किसी ने वो देखकर कोई नया चीज सोचा ही नहीं। और वहाँ ये था कि उन्होंने देखकर एक नया चीज सोचा कि आखिर ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, और इसी रीजन को ढूंढने के कारण ही वो आज बुजुर्ग बन पाए थे, ये आप सभी को पता है। तो वही बात है कि यहाँ आप सभी यहाँ आए हैं, सीखने आए हैं, लेकिन अगर आप बस ये सोच के कि हाँ नया स्कूल है, नया चीजें है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बस देख कर चले जाइए, या फिर आप यहाँ से कुछ सीख कर अपने अंदर चेंज लाइए, अपने विद्यालय में कुछ चेंज लाइए, तो ये क्या हो सकता है कि आपके लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग होगा, और कहीं ना कहीं तभी जाकर हमारा देश बदल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस प्राइवेट स्कूल ही बहुत आगे है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पीछे रह जाते हैं। आप भी आगे कर सकते हो, या वहाँ से भी लोग आगे जाते हैं। बस फर्क ये है कि वही बच्चा वही जाएगा, आगे बढ़ेगा, जो अपने अंदर उस सोच को विकसित करेगा, जो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की जो जर्नी है, उस जर्नी पे चल पाएगा, तभी जाके वो क्या कहीं भी आगे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो आप सभी से आशा रखती हूँ कि यहाँ से जब आप लौट कर जाए तो एक नए छात्र बनकर जाए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बुलाया तो बस एक बच्चा आया, बाद में जब हमको भी ऐसा मौका मिला और आप लोग यहाँ आए तो आप में से होड़ लगी हो कि सारे के सारे बच्चे की कि सब हम भी आकर बोलेंगे और हम सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। इससे होगा क्या कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप कहीं भी बेझिझक बोल पाओगे, और ये बहुत मायने रखता है आज की इस दुनिया में। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ मुझे यह बताना है कि आप में से 9th और 11th के बच्चे हैं सारे 9th के हैं। ओके, तो एग्जाम दे चुके हो आप लोग 9th का, नाउ यू आर गोइंग इन क्लास 10th। अब आप लोग क्लास 10th के बच्चे होने वाले हैं। तो मुझे ये बताओ कि इसमें से कितने बच्चे हैं जो क्लास 10th में जाने के लिए उत्सुक है, और क्या क्या आपने अंदर चेंज लेके आ रहे हैं कि क्लास 10th, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बोर्ड है और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी बोर्ड का एग्जाम है, मतलब कि क्लास 10th में वो जाने वाले हैं। तो क्या कोई चेंज आप जा रहे हो कि आपके अंदर होना चाहिए, या आप उस चेंज को खुद के अंदर ला रहे हो कि अब क्लास 10th में जाने वाले हैं तो ये सब चेंजेस आना चाहिए? आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई आपकी शुरू हो चुकी है? डेली या स्कूल आप आते हैं? डेली स्कूल आते हैं, पढ़ाई आपकी हो रही है क्लास 10th के लिए। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा हार्ड लगता है? मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। क्यों क्यों हार्ड लगता है? कहानियां है इसलिए। तो बैठ जाइए। तनु, मैं एक शेयर करना चाहूंगा छोटी सी बात। जैसे इन्होंने कहा जो कि सोशल साइंस ये पढ़ने में सबसे ज्यादा भय है। मैं भी सोशल साइंस का छात्र रहा हूँ, 12th में मैंने सोशल साइंस रखा था। तो जब मैं एडमिशन लेकर के आया, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके आया, तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा आपने क्या क्या सब्जेक्ट रखा है। मैंने बताया हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो कहते हैं बेटा हिस्ट्री ज्योग्राफी वफा बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी वफा बेवफा, शाम को याद किया सुबह को सफा। शाम को याद करोगे सुबह में भूल जाओगे। मैंने कहा पापा मैं ठीक उसका उल्टा काम करूंगा, मैं सुबह में याद करूंगा और शाम में रिवीजन करूंगा, और इस तरीके से जाकर के मैं तैयारी करूंगा। और मैंने तैयारी की और बहुत अच्छा मार्क्स आया। तो किसी भी विषय से जब तक आप डरेंगे, भागेंगे, वो आपके पीछे पड़ा हुआ रहेगा। आप उसके पीछे पड़ जाइए ना, फिर देखिए क्या हाल होता है। वो आपसे दूर भागेगा, आप उसके पीछे पड़े रहेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात सर ने कहा कि जब तक आपके पीछे आपको चीज भारी लगता रहेगा तब तक आपको भारी लगेगा, जब तक आप उसको हल्का बनाने का रास्ता नहीं ढूंढो। जिस दिन आप उसे हल्का करने का रास्ता ढूंढ लेते हो उस दिन से वो सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे इसको मैथ साइंस ही बहुत हार्ड लगता है, और बहुत लोग इनको एसएसटी हार्ड लगता है। अब बताइए कोई भी सब्जेक्ट है, मेरे काका जी जो डायरेक्टर है, मतलब जो हमारे डायरेक्टर है जिन्हें हम लोग प्यार से काका जी बोलते हैं, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम अपनी डेली लाइफ से जोड़ नहीं सकते हैं। आप बोलते हो एसएसटी नहीं आता, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस मतलब नागरिक शास्त्र है ना, वहाँ आपको क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। आप तो अपने आसपास में हर जगह पे देख रहे हो कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हो रहा है, पार्टी कैसे बन रहा है, पार्टी कैसे चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है, क्या आप नहीं देखते हो? इसी चीज को बस आपको पढ़ना है और तब जाके आप एग्जाम
क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, आप उस चीज को सोच पाते हो, ये मायने रखता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अच्छा ये बताइए, अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी में ही, तो आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और एक होता है रेस्पिरेशन। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर देना, मैं पूछ रही हूँ, देखते कितने बच्चे हैं जो आंसर सही बताते हैं। आप लोग सुने होंगे कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो कुछ गैस लेते हैं, है ना, मतलब टेकिंग करते हैं कुछ गैस और कुछ गैस छोड़ते हैं। तो कौन सा गैस है जो हम लोग छोड़ते हैं और कौन सा गैस है जो लेते हैं? हाथ में मैनेज कीजिएगा। आप लोग सिर्फ हाथ उठाएंगे, बोलेंगे। ठीक है, बताइए आप हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अच्छा यही चीजें हम बोले प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ता है किस प्रोसेस में? और ये कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब यही छोटी सी बात है कि हम सभी को पता है ये चीज, बस क्लैरिफिकेशन चाहिए। बताइए, आपने बहुत सही बोला कि प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन बस थोड़ा सा है जहाँ पे आप चूक गए कि हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान बोले, मतलब कि जब हम लोग श्वसन प्रक्रिया जो बोलते हैं उसके दौरान क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स भी है ना, प्लांट भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सजीव ऑर्गेनिज्म है, मतलब आप बोल सकते हो कि सजीव है। तो जीव जंतु जो भी जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। मतलब कि अगर प्लांट भी रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो भी क्या लेगा, ऑक्सीजन ही लेगा और छोड़ेगा कौन सा गैस, CO2 गैस छोड़ेगा। लेकिन बस जो आप जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं मुझे फोटोसिंथेसिस का, मतलब प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस प्रक्रिया में क्या होता है, प्लांट CO2 लेता है और छोड़ता कौन सा गैस है, ऑक्सीजन। तो बात बस छोटी सी है, हम लोग क्या है कि हम लोग बस छोटी सी बातों का, एक और इतिहास मुझे याद आ गया। आप लोग सुने होंगे कि ऐसा बोला जाता है कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, जो पेड़ के पास सोते हैं तो भूत आ जाता है, मतलब भूत रहता है, गला दबाने लगता है, सब कहावत सुनते हो ना, ऐसा कहावत है ऐसा कि रात में अगर पेड़ के पास सोएंगे तो भूत आ जाता है, गला दबाता है उस पेड़ के पास, ऐसा होता है। कितने लोग हैं जो सुने हैं इस कहानी को, मतलब ऐसा सुने होंगे गाँव में मर जाता है, वो नहीं खाया ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन कोई बता सकते हैं मुझे लॉजिकली सोचकर? बताइए। ठीक है, आप लोग इसके बाद मौका आप लोगों को देंगे। रात में पेड़ से जहरीली गैस निकलती है। जहरीली गैस, कौन सा गैस? आपने तो बताया है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अभी हम लोग क्या, हाँ एक और चीज इधर से कौन बोलना चाहेंगे? बोलिए। दिन में होता है क्या, सूर्य के कारण वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं पौधे, लेकिन रात में होता है कि प्रकाश नहीं रहता, सूर्य का प्रकाश ऊपर प्लांट पर पड़ नहीं पाता, जिसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और वह रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और CO2 लेता है, ऑक्सीजन लेता है। इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है। चलिए ठीक है, अभी जो हम लोग बातें कर रहे थे इसी बात में कर रहे थे कि जो प्लांट्स है वो क्या करता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन में या रात में? ये प्रक्रिया रात में, सॉरी दिन में होती है, मतलब कि लाइट होगा तभी होगा, तो लाइट होगा तभी होगा, इसका मतलब ये है कि रात में ये प्रक्रिया नहीं होती है, तो रात में प्लांट्स भी ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहा है। अगर हमको जीवित रहना है तो हमको कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन। तो रात में अगर हम प्लांट्स के पास होंगे, क्या वो ऑक्सीजन दे रहा है या नहीं दे रहा है? मतलब कि रात में अगर हम प्लांट्स के पास है तो हम जो गैस छोड़ रहे हैं CO2, वही गैस वो भी छोड़ रहा है, तो हमारे आसपास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है और हमको चाहिए कौन सा गैस, ऑक्सीजन। लेकिन अगर हमारे आसपास CO2 ज्यादा है तो हम इनहेल क्या कर रहे होते हैं, CO2, और अगर CO2 लेंगे तो हमको सफोकेशन वाली फीलिंग आती है, मतलब लगता है हमारा दम घुट रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि हमें ऐसा फीलिंग होता है कि हमारा कोई गला दबा रहा है या फिर हम मर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो कोई भूत नहीं होता है, वो इसका मेन रीजन साइंस है। तो हम लोग एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी सब्जेक्ट है उसे अगर आप डेली लाइफ से जोड़ते हो तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। एंड द लास्ट थिंग कि जो आपका कोई भी एग्जाम है, आगे आने वाला एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो वो इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम पास करना है। बहुत सारे लोग हैं कि एग्जाम पास कर लेना है, डिग्री लेना है, इसलिए वो क्या करते हैं, अनफेयर मींस का भी यूज करते हैं कि भाई गेस्ट पेपर लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, चीटिंग कर लो, एग्जाम पास कर लो। लेकिन ये सब गलत तरीका है। आपको एग्जाम पास करना है नॉलेज
नहीं पास करना है। अगर आपको कुछ कम अंक भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप पास करते हो, आपके पास वो नॉलेज रहता है, तो वो हमेशा के लिए फ्रूटफुल है। कभी भी आप किसी भी गलत तरीके से एग्जाम पास करने के लिए ही बस नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम अपनी बात को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। और लास्टली कि विवेकानंद जी जो कहे थे कि अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल योर गोल इज अचीव्ड, मतलब कि जग जाइए और तब तक नहीं रुकिए, अपने काम को करते रहिए जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। और यहाँ में बगाही स्कूल के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल सबों का अभिवादन, वंदन। हमारे विद्यालय में आए हुए बच्चों का भी अभिवादन। आज के दिन हमारा पूरा जो होगा, आप ज्ञान भारती स्कूल को जानेंगे। पहले आपने प्रार्थना सभा को देखा, अभी हम ऑडिटोरियम में हैं, कॉमन क्लास के लिए किसी पार्टिकुलर विषय को लेकर नहीं जा सकते, समय बंधन हमारे पास कम समय है। इसके बाद हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर हम लोग साइंस लैब में जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जहां हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, बस छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर लैब जाएंगे, फिर हम डांस क्लास में जाएंगे और क्रमशः फिर पूरे विद्यालय घूमते हुए प्लेग्राउंड जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर हम निकलते चलेंगे। अगर इसमें किसी तरह का चेंज आपकी तरफ से चाहिए, आप कुछ और चेंज अगर चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करें, जो समय है उसमें हम चेंज कर सकते हैं उससे। तो हम लोग लाइब्रेरी की ओर चलेंगे। जी जी। आप सभी को ट्यूनिंग ऑफ स्कूल प्रोग्राम में दोनों स्कूल के बच्चे जो यहाँ आए हैं, हमारे प्रिंसिपल सर, टीचर्स, आप सभी का मैं हार्दिक दिल से अभिवादन करता हूँ। बच्चों, न्यूरोप्लास्टिसिटी आप सुने। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है यह मनुष्य के मस्तिष्क में होता है और यह ट्यूनिंग ऑफ प्रोग्राम कहीं ना कहीं हम सब के दिमाग में इसी तरह का एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का काम करेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी यह है जैसे हम जो भी कार्य मूर्त अमूर्त रूप में देखते हैं, सोचते हैं, समाज में जो गतिविधियां होती है, जो भी चीजें हमें देखने सुनने मिलती है, उस सब को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा ब्रेन जो है अपने अंदर उस न्यूरोप्लास्टिसिटी के कैपेसिटी के कारण अपने अंदर कहीं ना कहीं सहेज के रखता है और धीरे धीरे वो एक संरचना का निर्माण करता है हमारे ब्रेन में, जिससे हमारा व्यवहार धीरे धीरे उस तरह का एक संरचनात्मक आकार बनाने के बाद वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और उस तरह से हम व्यवहार करना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे से यही आग्रह है कि जो भी आप मूर्त अमूर्त या एक्टिविटी अपने सामाजिक जीवन में देखते हैं, जो एक्सेप्टेबल है, जो करने योग्य है, उससे हम उसका अनुकरण करें और अपने ब्रेन में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू सीखने का और एक कंस्ट्रक्शन बनाने का, जो हमारे मस्तिष्क के पास एक खास कैपेसिटी है। इस टॉपिक को मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कैपेसिटी है ब्रेन का, उसको बोला जाता है। तो इस पे हम लोग इस तरह से अच्छी अच्छी चीजों को सीखें, अपने आसपास से, अपने समाज से, अपने स्कूल से। हमारे बच्चे को भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छे टीचर जो यहाँ से हम लोगों को संप्रेषित किए, उससे बहुत कुछ सीखने मिला। इस सब के लिए मैं सर को, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैडम और जो शिक्षक हैं उन सबका फिर से अभिवादन करता हूँ। थैंक यू। तीनों पैकेट का चिल्ड्रन सामान भी जिसने खरीदी ऐसे ही सामान क्या आप लोगों के घर में लाइब्रेरी है? अपना लाइब्रेरी बना करके रखे हुए हैं? लाइब्रेरी हम कहीं तैयार कर सकते हैं। हमारा फेवरेट उद्देश्यपूर्ण बात कर रहे हैं। हमारे जो फेवरेट बुक्स हैं, अच्छा हैबिट जो है विकसित नोट्स हैं, उन सबको लेकर के जब हम एक जगह पर रख देते हैं, वही हमारी लाइब्रेरी है। बहुत अच्छा चीज। जब हम खाली टाइम में होते हैं, हम वहाँ से
हमारा मूड हर समय चेंज होता रहता है, अलग अलग समय में अलग अलग सब्जेक्ट्स को लाइक करता है ना। तो जब जिस सब्जेक्ट का मूड बन जाए वो सब्जेक्ट लेकर फिर तब उसका स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही वो 10 मिनट की ही स्टडी हो, लेकिन उस समय में आपने सहज रूप से जो उसको लिया और उसको स्टडी किया, वो ज़्यादा समय तक के लिए आपके दिमाग में संरक्षित रह जाता है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है, हम कोई भी पढ़ाई करते हैं दबाव में आकर के करते हैं, नहीं याद करेंगे परीक्षा में क्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, फेल कर जाएंगे। लेकिन जहाँ पे हम अपने चॉइस से कोई सब्जेक्ट को लेते हैं और उस समय में थोड़ी देर के लिए जितना ही पढ़ते हैं वो ऐसा प्रिंट हो जाता है हमारे हार्ड डिस्क में जो कि कभी इरेज नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पसंद की चीज है। तो लाइब्रेरी आप अपने घर में बना करके जरूर कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक करता हूँ, आप अपने दिमाग में लाइब्रेरी बना करके रखें। कभी किसी सब्जेक्ट पर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दें, कभी किसी सब्जेक्ट पर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दें। मूड जब जैसा बन जाए उसी सब्जेक्ट पर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दें। आपने क्या सोचा, कंक्लूजन क्या निकला, उसको लेकर के नोट डाउन करिए। ये हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी आप देख रहे हैं। हमारे विद्यालय के जो छात्र सब हैं खाली समय में बायोलॉजी पढ़े हुए सब लोग जीव विज्ञान के बारे में पता होगा। इधर घूम जाइए आप लोग भी। बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी में हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें जो हमारे लैबोरेटरी में होता है, जो होना चाहिए, तो सबसे पहला होता है माइक्रोस्कोप। यहाँ देखिए, ये माइक्रोस्कोप है, देखे होंगे, इससे पहले देखे हैं? देखिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको इसके एक पार्ट्स के बारे में पता है? पार्ट्स के बारे में यहाँ है हमारा माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में पता है। चलिए, माइक्रोस्कोप का मेन फंक्शन क्या है? एक्चुअली हमारे जब जीव जंतुओं की बात करेंगे तो हम प्लांट्स, एनिमल्स से बहुत सारे छोटे छोटे चीज होते हैं। हम अपने सेल्स के, अच्छा हमारा बॉडी किस चीज से बना हुआ है? सेल से, कोशिका से। तो क्या जो सेल है वो हम देख सकते हैं नेकेड आई से? नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए मुझे ये हेल्प करता है, इसी की मदद से हम देख पाते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा सेल का नाम बताइए जो हम देख पाते हैं नेकेड आई से। एक जो होता है ना, वो एक सेल ही होता है जिसे हम नेकेड आई से देख पाते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट सेल हम लोग पढ़े होंगे, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। चलिए, तो ये हमारा माइक्रोस्कोप हो गया। इससे कुछ पार्ट्स है जो भी प्रियांशु आपको बताएंगे, तो एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले इस पार्ट को नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्टैंड है। ये स्टैंड है, जिसकी मदद से वो क्या है? स्टेबल है, स्टेबल, सपोर्टेड रहता है। सपोर्टेड रहता है। और ये है जो आई पीस, जिसके थ्रू हम देखते हैं। ये स्लाइड है और यहाँ से स्टेज है, उसे स्टेज बोलते हैं। स्टेज। और यहाँ पर जो स्लाइड लगाया हुआ है जिसमें कुछ भी रख कर देख सकते हैं। यहाँ पर कनकेव मिरर है जो रिफ्लेक्ट कर आई पीस पर फंसता है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को, उसके इनर पार्ट को देख सकते हैं। नहीं, वो लाइट मिरर, कनकेव मिरर इसमें है। मिरर वही होता है। हाँ, लेकिन लाइट रिफ्लेक्टर का काम, प्लेन भी हो सकता है उसमें लाइट। अब इसे हम लोग बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। स्लाइड दो तरह का होता है, परमानेंट स्लाइड बोलते हैं और टेम्पररी स्लाइड भी बोलते हैं। परमानेंट उसे बोलेंगे, इसमें पहले से क्या होता है कि कोई भी स्पेसिमेन होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं, इसको फिक्स करते हैं और इसके थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा स्लाइड जिसका हम लोग यूज करके, इसमें पहले से नहीं रहता है, हम लोग बनाते सब सुनते होंगे तुम लोग की कोई भी चीज को देखना है, जैसे मान लीजिए आपका ही ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो ब्लड को लेके यहाँ पे डालेंगे, इसके ऊपर एक कवर स्लिप डालते हैं और तब उसका यूज करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते क्या है? टेम्पररी स्लाइड बोलते हैं। क्लियर है? तो स्लाइड यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें नाम वगैरह लिखा होता है। आप लोग करते हो सेल डिवीजन, कोशिका जो आपको डिवाइड करता है, उसमें माइटोसिस, मियोसिस, तो उसके स्टेज वगैरह के बारे में दिए हैं। यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह है, इसको इंसर्ट करके वहाँ पे लगाकर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आईपीस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। स्टेज है जहाँ पे अच्छा हम लगाते हैं किसको? स्लाइड्स को, ठीक है। तो ये सारा आपको हो गया। यहाँ पे कुछ अदर भी थिंग्स है जो कि आप लोग पढ़ सकते हो एक मॉडल के थ्रू। ये हमारा हार्ट है। क्या है? हृदय के बारे में पढ़े हुए हो आप लोग? पढ़े होंगे। कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि 4 चैम्बर्स, एक ऊपर में, एक इधर राइट और लेफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट ये नीचे वाला वेंट्रिकल और यहाँ पे राइट। मतलब कि आपको 4 चैम्बर्स है। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो ऊपर में आपको लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, मतलब जो दाहिने साइड है वो राइट हो जाएगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से इसके चार्ट है। यहाँ पे आप इसमें से जो ब्लड को एक लेकर जाता है हमारे बॉडी तक, मतलब हमारा हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड को जब पंप करता है, तो ब्लड को पंप करेंगे, तो जब ब्लड पंप करेगा तो ब्लड एक बार भेजेगा पूरे बॉडी में और एक बार पूरे बॉडी से ब्लड आता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या एक ही तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं? नहीं। जैसे आप जानते हो क्या, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरी क्या करेगा कि ब्लड को लेकर जाता है पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से ब्लड लेकर कौन आता है? वेसल, वेन्स, और फिर उसके बाद जो आपस में इंटरकनेक्ट कौन करता है? कैपिलरीज। तो यहाँ जो भी ब्लू वाला पार्ट है वो दिखा रहा है आपको वेन्स के बारे में, और ये वाला पार्ट क्या होता है? आर्टरी होता है, आयोटा, जो कि ब्लड लेकर जाता है। तो इस तरह से हमारे पास स्पेसिमेन है। यहाँ पे आपको ये किडनी वाला पार्ट है, किडनी देखिएगा। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अच्छा ये बताओ, जब हार्ट ऑलरेडी प्योर ब्लड, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है, तो फिर प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब है? हाँ, किस वेस्ट को? नाइट्रोजनस वेस्ट को। मतलब कि हार्ट भेजता है ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को भेजता है, मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड नहीं बोलेंगे। जब हमारे बॉडी में प्रोटीन वगैरह टूटते हैं तो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है, और वही नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिल्टर करता है हमारे बॉडी से, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी हम लोग वहाँ पे ईयर का है, देख सकते हैं, यहाँ आई है, कुछ पार्ट्स है ईयर का, वो अगर बोलना चाहते हैं प्लीज तो आप सुन लीजिए, तो आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री लैब में। जैसे कि अंदर करो, इधर पर जाओ, इधर पर जाओ। यहाँ इस बारे में क्या इधर क्या आसानी से निकालिए। एक और इधर इधर वो इधर नीचे ही ऊपर नहीं, उसमें कुछ नहीं लिखा। पहले तो हम लोग कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते कि यहाँ पे क्या क्या होता है केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में बेसिकली हम लोग डील करते हैं केमिकल्स वगैरह से, है ना, कि बहुत सारे सॉल्ट के बारे में सुनते होंगे आप लोग, एसिड के बारे में, सॉल्ट के बेस के बारे में। तो ये सब क्या एक तरह का कंपाउंड है। बेसिकली हमें बहुत नीचे जाए तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? एलिमेंट के बारे में जानते हैं, कंपाउंड के बारे में जानते हैं। तो एलिमेंट कंपाउंड भी क्या है? कहीं ना कहीं सॉल्ट बनाता है, एसिड है, बेस है, ये सब। तो इन्हीं सब के बीच में जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आप लोग सूत्र वगैरह पढ़ते होंगे, है ना। तो वही जो सूत्र है, तो उसको कुछ एक इक्वेशन को, मतलब एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, और थोड़ा सा बेसिक हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीकर। क्या बोलते हैं? बीकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीकर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हो, ये है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब होल्डर। यहाँ देखिए ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब। क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्यों बोलते होंगे? इसमें कोई भी चीजों को डाल के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो टेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। अब इसको हम लोग पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसे इसको खोले, क्लिपर लगाते हैं यहाँ पे, और इससे वो खोलते हैं या इस तरह से पकड़ते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको होल्ड करने का काम कर रहा है।
फिर यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ है आपको अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया जानते हो, अमोनिया का इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है आपको NH3। अमोनिया का क्या हो जाएगा NH3। अगर हम बात करें यहाँ है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा HNO3। क्या हो जाएगा HNO3। आप लोग पढ़े होंगे अम्ल जो होता है, मतलब एसिड जो होता है दो तरह के होते हैं, एक आपको मिनरल होता है और एक नेचुरल होता है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका नींबू होता है, नींबू में क्या पाया जाता है साइट्रिक एसिड। अगर हम बात करें कोई और चीज की, अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है सेब, नहीं मान लीजिए टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, क्या हो जाएगा एसिड। तो कुछ ये सब नेचुरल हो गए जो कि नेचर से हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, और कुछ होते हैं जो हमको लेबोरेटरी में बनता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे मिनरल एसिड। क्या बोलेंगे मिनरल एसिड। तो ये सारे एसिड्स हैं। अब हम लोग कुछ एक रिएक्शन करके देख लेते हैं, एक रिएक्शन, ताकि मतलब हम लोग देख लें कि कौन सा रिएक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे अभी लेड नाइट्रेट। क्या लेंगे लेड नाइट्रेट। और एक हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। क्या है पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3। क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, वहां लिखा होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा Ki। क्या हो जाएगा Ki। अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब रिएक्शन करवाना होगा तो हमको इसका सॉल्यूशन बनाना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए किसमें सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी में। तो पानी लेंगे, सबसे पहले जो छोटा वाला जो बीकर है उसमें ये हो गया। दोनों का कलर क्या है, इसका व्हाइट और इसका, ये पूरा कलरलेस दिख रहा है, कोई कलर नहीं, पानी की तरह दिख रहा है। और यहाँ हल्का सा व्हाइट है, मतलब पूरी तरह से व्हाइट भी नहीं है, हल्का सा व्हाइट है। जब हम इस दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास नए कंपाउंड बनेंगे। जो नया कंपाउंड बनेगा वो वहाँ लिखा हुआ है, पहला बनेगा PbI2। क्या बनेगा PbI2। उसे क्या बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बनेगा लेड आयोडाइड। और दूसरा बनेगा KNO3। क्या बनेगा KNO3। तो हम इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा कलर आया है येलो। ये येलो कलर किस चीज का बनता है लेड आयोडाइड। किसका बनता है लेड आयोडाइड। और जो इसके बाद मतलब ये जो येलो कलर बना है ना, ये कुछ देर के बाद नीचे सेटल हो जाएगा। जब नीचे बैठ जाएगा तो आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और ऊपर आपका सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा, वो होगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इस तरह से हम हमारे पास दो नए साल्ट आ गए। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, इसमें आपको रिएक्शंस वगैरह देखते हैं, 2-3 कंपाउंड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं और नए कंपाउंड प्राप्त करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको ये सारे मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों का। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। लाइक आपको पता होगा कि एसिड और बेस के बारे में जानते हो। कैमरा तो मुझे बताइए, आप बता दीजिए। आप पता सिंगल पर्सन यहाँ पे कुछ डिवाइस रखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट जो हमारे फिजिक्स के काम आते हैं। वैसे तो अभी 9th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी 10th क्लास में आप आ ही गए हो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ कुछ जो डिवाइस दिख रही है रियोस्टेट है, रियल रेसिस्टेंस कहते हैं इसे। रेसिस्टेंस क्या होता है 10th क्लास में पढ़ोगे। हाँ 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे इसके बारे में। ठीक है, कैसे ये हिंदी टेक्नोलॉजी का स्प्रिंग इस्तेमाल बैलेंस है। दरअसल हम लोग वेट और मास के बारे में पढ़ते हैं 9th क्लास में। तो वेट मेजरमेंट करने के लिए ये डिवाइस यूज़ किया जाता है। इससे हम लोग मास नहीं मेजरमेंट करते हैं। मास मेजरमेंट करने के लिए बीम बैलेंस की जरूरत होती है। और दूसरा इसका उपयोग एक और है कि जब बॉयड फोर्स पता करना होता है, उत्प्लावक बल कहते हैं ना, तो किसी वस्तु को इससे लटका देते हैं और पानी में डुबाते हैं, तो जो भार इसमें अभी बता रहा होता है हवा में,
उससे कम भार बताता है पानी में जब वस्तु को डुबाते हैं। तो जितना कम भार बताता है उतना उसका मान फोर्स तक पड़ता है। मान लेते हैं कि इसका वेट एक वस्तु, मान लीजिए दूसरा एक वस्तु है जिसमें हमने इसमें लटका दी। अब इसमें हवा में इसमें बता रहा है मान लो कि 10 न्यूटन वेट का ऐसा न्यूटन होता है। तो मान लो कि यहाँ 10 न्यूटन बता रहा है। अब इसमें किसी बाल्टी में पानी रखा हुआ है उसमें डुबाता हूँ तो पानी इस पे ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा। आप सभी जानते हो उसको उत्प्लावक बल कहते हैं, बॉयलेंट फोर्स। तो इसका भार यहाँ कम दिखाएगा। मान लेते हैं कि 8 न्यूटन बता रहा है, अर्थात 10 - 8 कितना बल? 2 न्यूटन बल पानी ऊपर की तरफ लगा रहा था, यानी कि इसका उत्प्लावक बल पता चल जाता है। दूसरा उपयोग था। तीसरा उपयोग इसका एक और है। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन कोई भी एक्शन करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो ये वस्तु भी मुझे अपनी तरफ खींच रहा होगा। अगर मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो ये भी मुझे अपनी तरफ यानी कि दूसरी तरफ पुश कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, यानी कि इक्वल बल पड़ता है। तो इसको जानने के हम क्या करते हैं कि इसे हम लोग दीवार में टिका देते हैं कहीं पर। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ दीवार पर टिका देते हैं और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस तो उस पहले वाले स्प्रिंग बैलेंस से लगा देते हैं। जब हम इसे खींचते हैं तो इस पे मेरा बल दिखा रहा होता है। मान लेते हैं कि इसमें 5 न्यूटन बल से मैं खींच रहा हूँ तो इस स्प्रिंग बैलेंस पे भी उस तरफ 5 न्यूटन बल दिखा रहा होता है, यानी कि मैं दीवार को अपनी तरफ जिस बल से खींच रहा हूँ उसी बल से दीवार भी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। ये तो हो गया इसका स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग। क्लास 10 के चैप्टर में जब आप जाओगे तो आपको कुछ एमीमीटर वोल्टमीटर के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल तो मेरे हाथ में ये वोल्टमीटर है, यानी कि वोल्ट मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट। ये हम लोग के घर में भी होता है, जहाँ पर मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा वहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ है, एमीमीटर भी लगे होंगे। और ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस, अलग अलग रेसिस्टेंस। मान लेते हैं कि हम एक सर्किट तो जानते हो, परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में अलग अलग डिवाइसेस हैं। मान लेते हैं कि हमें बढ़ाना है रेसिस्टेंस, तो एक रेसिस्टेंस है कुछ ओम का, ये 50 ओम रेसिस्टेंस का है, ये 100 ओम रेसिस्टेंस का है। रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ने से 2-3 घटनाएं होती हैं। पहला तो विद्युत का धारा कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। और दूसरा घटना यह होगा कि उस पूरी परिपथ का तापमान बढ़ने लग जाएगा। और भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे ये है, ये भी 10th क्लास से संबंधित है। इस सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं लेंस से या मिरर से इमेज फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक स्क्रीन लगा देते हैं, यहाँ पर एक कोई वस्तु जो थोड़ा ब्राइट हो, जैसे कैंडल जलता हो, मोमबत्ती लगा देते हैं। और ये है लेंस होल्डर, लेंस या मिरर जो भी। फिलहाल तो हम लेंस लगाते हैं, तो वस्तु का यहाँ से वस्तु से निकलने वाला किरण इस पर पड़ेगी, उसे हम इंसिडेंट आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जब लेंस पे पड़ेगा तो लेंस को पार करके स्क्रीन पे आएगा और स्क्रीन पे इमेज बनती है। तो जो इमेज बनेगी इस लेंस के द्वारा, ये अलग कन्वेक्स लेंस है जिसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, जानते हो ना। बीच में मोटा होता है, किनारा पतला होता है। तो उत्तल लेंस से बनने वाला इमेज यहाँ पर जो होगा वो रियल होगा। रियल इमेज यानी कि वास्तविक कहलाता है। लेकिन वास्तविक इमेज की विशेषता यह है कि उसे आप स्क्रीन को उत्तरित करके ही देख सकेंगे, है ना। और उसका एक और विशेषता है कि वो उल्टा इमेज बनता है। अब यहाँ कैंडल सीधा है तो यहाँ उल्टा बनेगा। ये कुछ वास्तविक इमेज की विशेषता होती है। अगर मान लेते हैं कि मुझे इसका फोकस लेंथ पता करना है, फोकस दूरी का पता करना है, तो वस्तु को और थोड़ा दूर कर देते हैं। इसका एक सिद्धांत ये है कि बहुत दूर से, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली वस्तु का जो रे है वह वास्तव में इस लेंस के दूसरी तरफ वाले फोकस पे ही मिलती है। तो मान लेते हैं कि सन का हम लोग कभी आपने खेला है, कुछ खुराफात किए हो बालकपन में कि एक लेंस ले लिया और सूर्य की किरण को कागज पे केंद्रित करके आग लगाया। तो वो वास्तव में ये कुछ हमारे इसमें मोटो है, ये भी है, कुछ मैसेज भी है कि ध्यान एकाग्र रहे तो हम आग लगा देंगे, मतलब अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। तो वही है, यहाँ पर ये फोकस दूरी पता करने की व्यवस्था की जाती है। और कुछ डिवाइसेस अंदर है
इसमें से एक को निकालें। ये प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। इस पे अगर सफेद किरण पड़ेगी और दूसरी तरफ निकलेगी तो इसका स्पेक्ट्रम बनता है ना। इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और क्या कहते हैं हिंदी में? प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। और ये है इसे हम लोग ग्लास स्लैब कहते हैं। और ये ग्लास स्लैब इस काम के लिए होता है कि जैसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक तो होता है परावर्तन ऑफ प्रकाश और एक अपवर्तन कहते हैं। तो ये अपवर्तन को साथ दर्शाता है, यानी कि हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि इस पर यदि कोई लाइट पड़ेगी तो इस तरफ निकलेगी तो बैंड हो जाएगी, यानी कि इसका एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे बैंड होता हुआ दिखेगा। अगर मान लेते हैं कि लाल कलर का एक हम लोग लेजर लाइट इस पर इंसिडेंट करते हैं, तो यहाँ से वो तिरछा इंसिडेंट करता है और यहाँ पे बैंड होता हुआ लाल कलर का दिखेगा आपको, और फिर से यहाँ इमर्जेंट रे दिखेगा। तो ये बैंडिंग ऑफ लाइट दर्शाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिलहाल तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ठीक।